मेरा 10 साला भांजा अपनी माँ की दवा के लिए पैसे मांगने आया। मैंने गुस्से से चंद नोट निकाल के भाई के बेटे को दिए। वो रोते हुए बोला, पुप्पू ये पैसे कम है, इन पैसों से दवाई नहीं आएगी। मैंने उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगले दिन मालूम हुआ उसकी माँ का इंतकाल हो गया और भतीजा भी न जाने कहाँ गायब हो गया। वक्त तेजी से गुजरा और मेरे हालात हर गुजरते दिन के साथ फाके वाले होने लगे। लोगों के घरों काम करने लगी। एक दिन मालकन ने चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया। थाने में पुलिस ऑफिसर को देख के पत्थर हो गई, क्योंकि वो तो मेरा ही चंद माह बाद ही मेरे शौहर को बिजनेस में नुकसान हुआ। मैंने पहली बार उसको परेशान देखा। मुझे कहने लगा कि कुछ अरसे के लिए हमें खर्चात कम करने होंगे, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा ये आर्जी है, फिर सब ठीक हो जाएगा, मगर ठीक कुछ ना हुआ। महीनों में हमारा घर छोटा हो गया, नौकर चले गए और मैं खुद काम करने पे मजबूर हो गई। चंद ही महीनों में घर के हालात इस हद तक खराब हो गए कि मुझे अपने शौहर की मदद के लिए घर से निकलना पड़ा और मैंने पास के एक बंगले में बच्चों को संभालने के लिए जाना शुरू कर दिया, जिसके बदले मुझे अच्छे पैसे मिल जाते। मेरा अपने भाई से ताल्लुक बिल्कुल ही खत्म हो गया। उस वक्त मैं भूल गई कि मेरा कोई भाई भी था। याद था तो सिर्फ इतना कि पेट भरना था और उसके लिए मेहनत करनी थी। उस बंगले की मालकिन अच्छी थी और जल्द ही मुझ पे भरोसा भी करने लगी। यूं ही उस बंगले पे काम करते मुझे कई साल गुजर गए और तब मेरे शौहर का कारोबार भी बेहतर होने लगा। मगर मैं वो काम छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं थे तो उन बच्चों के साथ मेरा दिल बहल जाता। इसलिए मैं हर रोज सुबह से शाम तक उस बंगले पर पुराए बच्चों की देखभाल करते गुजार देती। मगर मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी का एक मोड़ मेरा माजी मेरे सामने ला खड़ा करेगा। एक दिन बंगले की मालकिन कुछ जेवरात चोरी हो गए और इल्ज़ाम मुझ पे लग गया, क्योंकि वो जेवरात मेरे ही बैग से बरामद हुए थे। मैंने अपनी सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश की कि मैं बेकसूर थी, मैंने वो जेवरात नहीं चुराए थे, बल्कि मैं तो एक लंबे अरसे से उस बंगले में आ जा रही थी। मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं अपनी तकदीर पे आंसू बहाती थाने पहुंच गई, मगर सामने खड़े ऑफिसर को देख के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम ईमान फातिमा है और मैं कोयटा शहर की रहने वाली हूँ। अपने अम्मा अब्बा की इकलौती या नाजों से पली बेटी थी। मुझसे बड़ा एक भाई जैद था। अम्मा अब्बा सरकारी स्कूल में मुलाजमत करते थे और हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाया करता था, इसीलिए हम एक सरकारी क्वार्टर में ही रहते थे। जैद और मेरी उम्र में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। इसके बावजूद भी अम्मा अब्बा ने हमेशा मुझसे ज़्यादा प्यार किया था और मुझे उससे ज़्यादा अहमियत दी थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा ख्याल रखता था। बल्कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती तो वो उसको डांटने के लिए पहुंच जाता और मैं खुद को खुशकिस्मत समझती थी जो मुझे उस जैसा भाई मिला था। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे भाई का रवैया जल्द ही मेरे साथ बदलने वाला था। जब जैद की तालीम मुकम्मल हो गई तो अम्मा ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि अम्मा मुझसे तो घर के ज़्यादा काम काज नहीं करवाती थी, बल्कि खुद ही करती रहती थी। और जब वो थक जाती तो सोचने लगती कि अब उनको एक बहू घर में ले आनी चाहिए जो घर के कामों में उनकी मदद करती। इसलिए अम्मा चाहती थी कि जैद की बीवी घर आ जाती और उनके साथ काम में हाथ बटा दिया करती। जैद को भी एहसास था कि अम्मा पहले थकी हारी स्कूल से आती थी, अभी घर के कामों में लगी रहती थी, इसलिए वो भी शादी के लिए जल्द ही राजी हो गया। वो कोई एतराज़ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी तालीम मुकम्मल होते ही उसको एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी और घर के हालात पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। अम्मा भी खुश थी कि जैद को शादी पे कोई एतराज़ नहीं था और जल्द ही अम्मा ने जरनिश को जैद के लिए पसंद कर लिया। वो एक सुलझी हुई लड़की थी, वो एक खुश अखलाक और सादा मिजाज लड़की थी। अम्मा को वो फ़ौरन पसंद आ गई थी। शादी की तैयारियां जोशो खरोश से शुरू हो गई। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लगा था कि जरनिश की सूरत में मुझे एक दोस्त मिलने वाली थी। जैद भी खुश था, लेकिन जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आने लगा मैंने महसूस किया कि जैद मुझसे कुछ दूर होता जा रहा था। पहले जहाँ वो मेरे साथ घंटों बातें करता, वो ज़्यादातर अपने दोस्तों या अम्मा अब्बा के साथ मसरूफ रहने लगा था। वो हर वक्त अपनी शादी की तैयारियों में ही लगा रहता। मैंने सोचा शायद शादी की तैयारियों की वजह से वो मसरूफ होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया। खुश तो मैं भी बहुत ज़्यादा थी। आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी थी, लेकिन मुझे तो आदत थी कि मुझे घर में हमेशा सबसे ज़्यादा अहमियत और तवज्जो मिलती आई थी, जो कि शादी के हंगामों की वजह से अब कम होने लगी थी। अम्मा का ध्यान हर वक्त अपने होने वाली बहू में ही अटका रहता। उसके लिए तरह तरह के कपड़े लेके आती और उसकी पसंद के बारे में भी जैद से पूछती रहती। मेरी तरफ तो जैसे किसी का ध्यान जाता ही नहीं था। तभी मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में बंद हो गई। जब अम्मा को महसूस हुआ कि मैं शादी की तैयारियों में हिस्सा नहीं ले रही थी तो वो हैरान होकर मेरे पास चली आई और मुझसे वजह पूछने लगी कि आखिर मैंने खुद को अपने कमरे में बंद क्यों कर लिया था। तब मैं अम्मा को मसनई खफकी से कहने लगी कि जैद की खुशी के पीछे तो वो मुझे भूलती ही जा रही थी। अम्मा को मेरी बात सुन के हैरानगी हुई कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही थी। मैं जानती तो थी कि मेरे भाई की शादी के दिन करीब थे और अम्मा को ही सारी तैयारी करनी थी,
इसलिए अम्मा ने मुझे प्यार से समझा के मना लिया कि जैसे ही जैद की शादी हो जाएगी वो मुझे पहले जैसा वक्त और अहमियत देने लगेंगी। और मैं भी अम्मा की बात समझ गई। एक बार फिर से शादी की तैयारियों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। भाई की शादी के तो मुझे भी बहुत अरमान थे। जैद और जनिश की शादी खूब धूमधाम से हो गई और जनिश भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। उसे तो आते ही अम्मा के साथ मिलकर घर के सभी काम संभाल दिए। अम्मा बहुत खुश थी और उन्होंने भी सारे घर की जिम्मेदारी अपनी नई नवेली बहू पे ही डाल दी और खुद बेफिक्र हो गई। शुरू शुरू में तो मैं और जनिश काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से बात करती और मैं भी उसके साथ जल्द ही घुल मिल गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि जैद का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। पहले वो हमेशा घर आके मेरे पास बैठा करता, मेरी हर बात पे तवज्जो देता, मगर अब वो घर आते ही अपनी बीवी के पास चला जाता और ज़्यादातर उसी के साथ वक्त गुजारता। अगर मैं कोई बात करती तो वो मुझे मुख्तसर सा जवाब दे के चला जाता, जैसे मेरी बातों में से पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही। मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरी बातें उसके लिए गैर ज़रूरी हो गई थी। जो पहले घंटों मेरे पास बैठा रहता था, अब वो मेरे पास बैठता ही नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम था, मगर जब अम्मा ने भी मेरे साथ पहले जैसा प्यार न किया और ना ही मुझे पहले जैसा वक्त दिया तो मैंने महसूस किया कि वाकई जर्निश के आने के बाद कुछ बदल गया था। वैसे तो जर्निश जल्द ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए मेरा जब दिल चाहता तो मैं उसके साथ उसके कमरे में ही सो जाया करती। अभी मेरी तो जैसी आदत बन गई कि मैं जर्निश के साथ बातें करती करती उसके साथ ही उसके कमरे में सोने लगी, जबकि जैद को मेरे कमरे में सोना पड़ता। जैद का रवैया अजीब सा हो गया। मुझे पहले मेरे लिए हर वक्त तैयार रहता, अब अगर मैं उसको किसी भी चीज़ के लिए कहती तो वो चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन जब मैंने उससे कहा कि वो मुझे मार्केट तक ले जाए तो वो गुस्से में आके मुझे कहने लगा कि फातिमा, अब मैं हर वक्त तुम्हारे कामों के लिए नहीं घूम सकता। मेरी शादी हो गई है और अब मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अपने काम खुद किया करो, बार बार मेरे पास मत आया करो। उसकी बात सुनकर और लहजा देख के मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसने आज तक मुझसे उस लहजे में बात नहीं की थी। मैं अंदर से टूट गई। जब मैंने इस बारे में जनिश को बताया तो उसने भी मुझसे नजरें चुरा ली। मुझे समझ ही ना आया कि आखिर उन दोनों का रवैया मेरे साथ अचानक से क्यों बदल गया था। मुझसे तो जैद का बदला हुआ रवैया हजम ही नहीं हुआ था। तभी मैंने इस बारे में अम्मा से शिकायत कर दी कि मुझे जैद ने बहुत बातें सुनाई थी और मुझे मार्केट भी नहीं लेके गया और बेवजह ही डांटा भी था। और अम्मा उसको समझाने के बजाय मुझसे ही कहने लगी कि अब तो उसकी शादी हो गई थी तो बेहतर था कि मैं उसको उसके हाल पे छोड़ देती। और अम्मा मुझे सख्ती से कहने लगी कि बेशक मैं सारा दिन जर्निश के साथ वक्त गुजारती, लेकिन रात को आके अपने कमरे में ही सोया करूं, क्योंकि जैद को मेरे कमरे में नींद नहीं आती थी। वो तो अपने कमरे का आदी था, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया। अम्मा तो मुझे कुछ और ही समझाना चाह रही थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे जैद और अम्मा मेरे ही खिलाफ हो गए थे। इसलिए मैं भी खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई और कुछ दिनों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि मैं जैद को यह जताना चाह रही थी कि मैं उससे नाराज़ थी, ताकि वो आगे मुझे मना था। इसके बाद से मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। जैनिश का सलूक बुरा तो नहीं था, मगर वो भी मोहतात होकर मुझसे बात करती। जब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी जैद मुझे मनाने नहीं आया तो मैंने खुद ही उससे बात करना शुरू कर दिया और वो भी मेरे साथ पहले की तरह ही प्यार से बात करने लगा। मुझे उसके बात करने के अंदाज से कहीं से भी ये नहीं लगा कि उसको पछतावा हुआ था कि वो मुझ पर गुस्से में चिल्लाया। तभी जैनिश ने खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुन के अम्मा और जैद के साथ साथ मैं भी खुश थी, लेकिन मुझे इस मौके पे घर वालों की वो तवज्जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जो मुझसे हट के जर्निश पे चली गई। जब जर्निश ने वो खबर सुनाई तो पूरा घर जैसे खुशी से झूम उठा। जैद तो जैसे जमीन पे टिक ही नहीं रहा था। वो कभी जर्निश के पास जाता, कभी अम्मा के पास और कभी खुशी से नाचने लग जाता। मैं भी खुश थी, आखिर वो मेरे भाई की पहली औलाद होने वाली थी। मगर दिल के कोने में मुझे कुछ अजीब सा खला महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा वो हिस्सा मुझसे छीन लिया था जो हमेशा मेरे हिस्से में रहता था। शादी से पहले तो जैद की शामें मेरे साथ गुजरती थीं। कभी वो मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स में मदद करता, कभी हम मिलके फिल्म देखते थे। अम्मा भी अक्सर हमारे साथ बैठती थी, मगर अब जैद की शामें जर्निश के आसपास मंडलाते गुजर जाती और अम्मा भी उसकी खिदमत में लगी रहती। शुरू में तो मैंने खुद को समझाया कि ये फितरी बात है, जर्निश उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, अब उसकी तवज्जो उधर ही जाएगी। मगर जूं जूं दिन गुजरते गए मेरा जब्त कमजोर पड़ता गया। हर बार जब सैयद जर्निश के लिए कोई खास चीज़ लाता और अम्मा उसे खुशी से दुआएं देती, उसकी बलाएं लेती, मेरा दिल खून के आंसू रोता। एक शाम मैं किचन में खड़ी थी, चाय बना रही थी कि जर्निश तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। मुझे लगा कि शायद वो अपनी माँ के घर जा रही थी, इसलिए इतना तैयार हुई थी। मगर वो अम्मा से कहने लगी कि मैं और जैद सदा बाहर सैर के लिए जा रहे हैं। मैंने पलट के उसे देखा। वो जिस तरह खुशी से चमक रही थी, उसके चेहरे की चमक देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब थी। मगर अम्मा भी खुश हो के उसे सर पे प्यार देने लगी। मगर मुझे उस वक्त जर्निश और जैद दोनों पर ही बेतहाशा गुस्सा आया कि जैद कभी मुझे तो अपने साथ बाहर लेके नहीं गया,
भले ही मेरी तबीयत कितनी ख़राब होती। तो वो क्यों जा रही थी? तभी मैंने उसे तीखे अंदाज में कहा कि ज़ैद तो ऑफिस से थक के आता है, तुम उसे आराम करने दो ना। मगर वो मुस्कुराई और मुझे कहने लगी कि वो तो खुद कहता है, अगर तुम्हारा बाहर जाने का दिल करे तो मुझे बता देना, मैं फ़ौरन ले चलूँगा। मैंने बर्तन जोर से रखे और उसे कहा कि हाँ हाँ, अब तो तुम जो कहो वही होगा। जैनिश ने कुछ लम्हे के लिए बेयकीनी से मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की सी उदासी थी, मगर वो खामोश रही। उस रात अम्मा मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि मैं जर्निश से इतना उलझी हुई क्यों रहती हूँ, मगर मैं साफ पकड़ गई कि मैं क्यों उलझूंगी उससे। तब एक बार फिर से अम्मा मुझे ही समझाने लग गईं कि बेटा, वो माँ बनने वाली है, कभी कभी जिदे करती है और उसका दिल रख लिया करो। मैं कुछ ना बोली, सिर्फ आंखें बंद कर ली। अगले दिन से मैंने खुद को कामों में मसरूफ कर लिया। किचन, सफाई, कपड़े में हर वो काम करने लगी जो मेरे जहन को भटकने से रोक सकता। पर जैनिश के कह कहे ज़ैद का ख्याल रखने का अंदाज, अम्मा के फ़ख्र भरे जुमले मेरे दिल में जलती चिंगारियां छोड़ जाते। वक्त गुजरता गया, घर वाले उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और मैं बस देखती रहती, जैसे मैं किसी फिल्म की तमाशाई थी, उस फिल्म का जिसका कभी भी एक ज़रूरी हिस्सा थी। मगर अब वो किरदार बदल गया। जब वार पूरा हुआ तो एक दिन जर्निश की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अम्मा, ज़ैद सब वहीं पर थे, मगर मैं नहीं गई क्योंकि मुझसे वो नहीं देखा जाता था कि किस तरह सब उसके लिए फिक्रमंद हो जाते थे। उस दिन मैं घर पे अकेली रह गई। खाली कमरे, सन्नाटा और दीवारों पे टंगी उनकी तस्वीरें मुझे चुभने लगी। लेकिन जब ज़ैद ने मुझे खुशी से फ़ोन पे बताया कि जर्निश ने एक बेटे को जन्म दिया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो खुशी के थे या उदासी के। जब जर्निश अपने बेटे को लेकर घर वापस आई तो भी सबने उसे गले लगा के मुबारकबाद थी, मगर मैं अपने कमरे से ना निकली। पहले तो मुझे इस बात में बहुत खुशी थी कि मेरे भाई की औलाद होने वाली थी, मगर जब उसकी औलाद हो गई तो मेरे दिल में मजीद हसद पैदा हो गया कि पहले तो सिर्फ जर्निश ही थी जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी, मगर अब उसका बेटा भी था, जिसका मतलब था कि अब मुझे कोई भी पहले की तरह प्यार नहीं करेगा और ना ही कोई तवज्जो देगा। और हुआ भी तो ऐसा था। ज़ैद अपने बेटे को मेरे पास ले आया। मैंने उस नन्हे से बच्चे को सिर्फ एक नज़र देखा और रूमी अंदाज में ज़ैद को मुबारकबाद दी थी। मगर ज़ैद उस वक्त अपने बेटे हारिस ने इस कदर मगन था कि उसे मेरी आंखों में आए आंसू भी नजर न आए, और मैं ये सोच सोच के और ज़्यादा रोने लगी कि मैंने जर्निश के और उसके बच्चे के आने के बाद अपना इकलौता भाई खो दिया। मेरी एक आवाज़ पे वो भागा भागा मेरे पास आता था। जब मुझसे ज़ैद का नज़रअंदाज करना बर्दाश्त ना हुआ तो एक दिन मैंने अम्मा से गिला कर ही दिया कि ज़ैद अब पहले जैसा नहीं रहा, वो मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता और ना ही वक्त देता था। मगर अम्मा फिर से मुझे ही समझाने लगी कि अब वो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था, उसकी अपनी ज़िंदगी थी, इसलिए अब वो सारा वक्त तुम्हारे साथ तो नहीं गुजार सकता था ना। मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की कि जैनिश को तो इस बात का कोई एतराज़ नहीं कि ज़ैद मुझे ज़्यादा वक्त दे रहा था, तो फिर वो ज़ैद को क्यों नहीं समझा सकती थी कि वो मुझे पहले जैसा वक्त दिया करे। मगर अम्मा मुझे समझा समझा के थक गई कि मैं ज़ैद को ज़्यादा परेशान मत किया करूँ। अम्मा की बात सुन के मेरी आंखें नम हो गईं। मैं अपने कमरे में जाके खामोशी से आंसू बहाती रही। मगर कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि ज़ैद और अम्मा की बातों का असल मतलब क्या था। एक दिन जब मैंने सुना कि अम्मा, ज़ैद और जैनिश बैठे बातें कर रहे थे, जब मैं कमरे के दरवाजे के करीब गई तो अम्मा कह रही थी कि फातिमा को अब अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने चाहिए, क्योंकि अब तो वो बड़ी हो गई है और उसको एहसास होना चाहिए कि शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। ज़ैद अब उसकी हर छोटी छोटी बात नहीं मान सकता और उसे भी अपनी छोटी छोटी जिद मनवाने के लिए अपने भाई से लड़ना नहीं चाहिए। तो सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मगर ज़ैद ने भी सर हिलाते हुए कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि फ़ातिमा को अब खुद समझना होगा कि मैं हमेशा उसका ख्याल नहीं रख सकता। अब मेरी अपनी बीवी है, मेरा एक बच्चा है जो मेरी पहली जिम्मेदारी है, इसलिए हमें अब फातिमा की भी शादी कर देनी चाहिए ताकि उसका ध्यान इन छोटी छोटी बातों पर ना जाए। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि जिन अम्मा और ज़ैद को मैं अपनी दुनिया समझती थी वो मुझे अपने से दूर करने की बातें कर रहे थे। कुछ ही दिन गुजरे जब अम्मा ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी करना चाहती थी और मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछ रहे थे। कहते मुझे कोई लड़का पसंद था तो मैं उनको बता देती ताकि वो मुझे खुशी खुशी घर से रुखसत कर सकते। और तब मुझे लगने लगा कि शायद मैं अम्मा, अब्बा और ज़ैद पर एक बोझ बन गई थी जो मुझे जल्दी घर से निकालना चाहते थे। मैं सोचने लगी कि शायद ज़ैद को मेरा जर्निश के साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो मुझे घर से निकालना चाहता था। तो मैंने खुद ही जर्निश से बात करना छोड़ दिया और ज़ैद को भी अपने छोटे मोटे कामों के लिए बुलाना बंद कर दिया। जब मैंने उनको शादी के हवाले से कोई भी साफ जवाब न दिया तब एक दिन अम्मा ने आके खुद ही मेरा मुंह मीठा किया और कहने लगी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और बहुत जल्द मेरी भी शादी करने वाली थी।
क्योंकि वो मेरा बसा हुआ घर देखना चाहती थी। मुझे तो यही लगा कि शायद घर वाले मुझसे तंग आ गए थे, जो जल्द ही मुझे घर से निकाल देना चाहते थे। इसलिए मैंने भी जिद में आके खामोशी इख्तियार की और अम्मा से कहा कि उनका जो दिल चाहता था वो करती। मैं भला अम्मा से क्या कह सकती थी? वो कौन सा मेरी कोई बात मानती थी, बल्कि वो तो अब नाजिश और हारिस के नाज नखरे उठाने में मसरूफ हो गई थी और मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। अम्मा को लगा था कि शायद मेरी खामोशी का मतलब था कि मैं शादी के लिए राजी थी, इसलिए घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वो सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मुझे तो यही लगा कि शायद वो इसलिए खुश थे कि वो मुझे बहुत जल्द घर से बाहर निकालने वाले थे। इसलिए मैं उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर उदासी से मुस्कुरा दिया करती। मैंने किसी से भी कुछ नहीं पूछा था कि आखिर वो मेरी शादी किसके साथ कर रहे थे। मैं तो बस खामोशी से अपने सामने उन चीज़ों को देखती थी जो अम्मा जरनिश के साथ जाके बाजार से बहुत खुशी खुशी लेके आया करती, और मैं हारिस के साथ घर में उसकी देखभाल के लिए बैठी रहती। मैं सोचती थी कि जिस तरह अम्मा जरनिश के साथ खुशी खुशी वक्त गुजार रही थी, एक वक्त था कि वो मेरे साथ भी अपना सारा वक्त ऐसे ही गुजारा करती थी। शादी का दिन भी आ गया, लेकिन मैंने नहीं पूछा कि मेरा दूल्हा कौन था, मेरी शादी किससे हो रही थी। मैं तो बस चुप थी। उसका नाम राहिब था। उसकी फैमिली भी मेरी ही तरह छोटी सी थी। उसकी एक ही बहन थी जो उससे छोटी थी, और अम्मा अब्बा दोनों ही सरकारी मुलाजमत करते थे। वो खुद एक बैंक में मुलाजिम था और लाहौर में रहता था। मैं उसके साथ अपने नए घर में आ गई, जो एक साफ सुथरा मगर छोटा सा अपार्टमेंट था। पहली रात ही उसने मेरी तरफ देख के नरम लहजे में कहा कि उसको अपनी बहन से और अम्मा से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं भी उनका ख्याल रखती। उसकी बात सुन के मुझे लगा जैसे वो मुझे अपने घर में सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए ही तो लाया था। वो हर वक्त सिर्फ अपनी माँ और बहन के बारे में ही पूछता रहता। मैं अक्सर अकेले बैठ के रोती रहती और ये सोचती रहती कि किसी को मेरी परवाह थी ही नहीं। अम्मा, जरनिश और जैद ने भी मुझे घर से निकाल दिया था, और जिस घर में मुझे भेजा था वहाँ भी मेरे शौहर को मेरे बजाय अपनी बहन और माँ की परवाह थी। जैद और जरनिश अक्सर मुझसे मिलने आते तो मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें भी लेके आते। जैद मेरी पसंद की हर वो चीज़ लेके आता जो शादी से पहले मैं जिद करके उससे मंगवाया करती थी। मेरी शादी के बाद उसकी लाई हुई उन्हीं चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगता जैसे वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए दिखावा कर रहा था। मुझे राहिब पे बहुत गुस्सा आता कि वो मेरे बजाय अपनी बहन और माँ का हाल अहवाल ही क्यों पूछता था। मुझे राहिब से मोहब्बत हो ही ना सकी। हालांकि उसकी माँ और बहन मेरा बहुत ख्याल रखते, लेकिन मेरा अपने शौहर के साथ दिल ही ना लगा। तब मैंने अम्मा को कहा कि मैं राहिब के साथ रहने का दिल नहीं करता। मेरी बात सुन के अम्मा एकदम खामोश हो गई और फिर बहुत संजीदगी से मुझे कहने लगी कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता जो सिर्फ इस बात पे ख़त्म कर दिया जाए कि आपका किसी के साथ दिल नहीं लगता। मैंने अम्मा को बहुत बार कहा कि मुझे राहिब के साथ रहना ही नहीं, मगर अम्मा अब्बा भी इस बात पे बज़िद थे कि अगर राहिब में कोई गैर अखलाकी आदत नहीं थी या वो मेरा ख्याल नहीं रख पा रहा था या मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी और जुल्म कर रहा था, तब मैं उसको छोड़ सकती थी। मगर बिला वजह मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती थी। मगर मेरे सर पे तो एक ही धुन सवार थी कि मुझे राहिब के साथ किसी सूरत रहना ही नहीं था। तब मैंने एक शैतानी प्लान बनाया और राहिब पे इल्ज़ाम लगाने लगी कि वो मुझे मारता पीटता था और मुझ पर जुल्म करता था। जब मैंने इस बारे में अपने घर वालों को बताया तो उनको राहिब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। राहिब ने अपनी सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश की कि जैसा मैं उनको कह रही थी वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं तो झूठ बोल रही थी। जैद ने मेरी बातों में आके राहिब को सख्त अल्फाज में समझा कि मुझे एक बार फिर से वापस भेज दिया। राहिब बजाय गुस्सा होने के मुझसे पहले से ज़्यादा प्यार करने लगा और मेरा और ज़्यादा ख्याल रखने लगा। मगर मैं हर दूसरे दिन उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि अम्मा और जैद को राहिब के खिलाफ भड़का सकती कि वो मुझे अपने साथ ले जाते, मगर राहिब था कि उसने मेरी खातिर अपनी माँ और बहन को एक अलग पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। मेरा ख्याल रखता, मेरे लाड उठाता, मगर फिर भी वो मेरे दिल में जगह नहीं बना पा रहा था। मेरा दिल था कि अम्मा के घर वापस जाने को ही मचलता जा रहा था। जब मेरी और राहिब की शादी को 3 साल हो गए तो राहिब को काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना था। तब वो मुझे अम्मा के घर छोड़ गया ताकि मैं उदास ना हो। उस वक्त मैंने ठान लिया कि मैं जरनिश और हारिस से अपने हर उस जुल्म का बदला लूंगी जो उसकी वजह से अम्मा और जैद ने मुझ पे किया था। मैं भूल गई थी कि जैनिश मेरी भाभी थी और हारिस मेरे भाई का इकलौता बेटा। मुझ पे तो बस एक ही धुन सवार थी कि उन दोनों की वजह से मेरा मकाम मुझसे छिन गया था। मैंने कभी हारिस को गोद में उठा के प्यार तक न किया, बल्कि वो जब भी मेरे पास आता तो मैं उसे डांट डपट के भगा देती। तब जैद और जनिश के हालात देख के जैसे मुझे दिल से खुशी हुई, क्योंकि उनके घर के हालात तो वैसे के वैसे ही थे जैसे मैं छोड़ के गई थी। जबकि राहिब तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। एक दिन जब सब खाना खा रहे थे तब मैंने जानबूझ के कहा कि राहिब देखें, वो बाहर जा रहा है, बिजनेस बढ़ा रहा है, लेकिन आप लोग तो अभी तक वहीं के वहीं हैं। अम्मा और जैनिश ने दुख से मेरी तरफ देखा, मगर वो चुप थी। जैद ने भी बस एक नज़र मुझे देखा और कमरे से उठ के चला गया।
ना जाने क्यों उसकी खामोशी मेरे दिल को सुकून दे दी, जैसे मैं कोई जंग जीत गई थी। मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होती तो खुद को सराहती, क्योंकि अब मेरा वक्त था, मेरी जीत का वक्त। जैनिश मेरी भाभी जरूर थी, मगर मैंने उसे कभी दिल से कबूल न किया। वह अम्मा की आंख का तारा थी, जैद के दिल का सुकून, और यही चीज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जब भी वो मेरे सामने आती मैं उस पर किसी न किसी बहाने तनकीद कर देती। मैं जानबूझकर छोटी छोटी बातों पर उसकी तौहीन करती, और जैनिश हर बार मुस्कुरा के चुप हो जाती। वो कभी मुझे जवाब न देती, मगर उसकी खामोशी मेरे लिए एक जहर बन जाती। एक दिन मैंने मौका गनीमत जाना। राहिब के पैसे आए थे और मैंने एक नया मोबाइल खरीदा। डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैंने बड़े फख्र से फ़ोन निकाला। देखिए अम्मा, राहिब ने नया फ़ोन भेजा है, इतना महंगा कि शायद आपके घर के आधे खर्चे निकल आए। उससे अम्मा ने धीरे से कहा, अल्लाह राहिब को और दे, मगर बेटा ऐसी बातें ना किया करो, तुम्हारे भाई भाभी को अच्छा नहीं लगता। मैं अम्मा की बात सुन के एक बार फिर से भड़क उठी कि अम्मा को सिर्फ परवाह थी ही सिर्फ जैद की, मगर मैं अंदर से एक अनजानी तस्कीन महसूस कर रही थी, जैसे मैंने सालों पुराना हिसाब चुका दिया था। वक्त गुजरता गया, राहिब की कमाई बढ़ती गई, मेरे अंदर गरूर की दीवारें ऊंची होती गईं। मैं अम्मा के घर आती तो खुद को मलिका महसूस करती। अम्मा सबके सामने जरनिश को नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ती। एक दिन अम्मा की तबीयत खराब हो गई, जैद अस्पताल ले गया। मैं भी साथ गई, मगर दिल में कहीं हमदर्दी नहीं थी, बस एक अजीब सा एहसास बरतरी था कि अब भी ये लोग मेरे मोहताज हैं। अम्मा को फॉलिज का अटैक हुआ, और तब अम्मा के इलाज के लिए पहली बार जैद ने मुझसे मदद मांगी, और मेरा सर गरूर से और ऊंचा हो गया। अम्मा बिस्तर तक महदूद हो गई। जैद और जरनिश कर्ज लेने पे मजबूर हो गया, और मैंने दिल ही दिल में अश्क होते हुए कहा कि अब भुगतो, तुम्हारी खुशियों का अंजाम यही होना था। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अम्मा की वफात की खबर आ गई। अम्मा के जाने के बाद जैद बिल्कुल बदल गया। उसने बातचीत कम कर दी, जरनिश भी खामोश रहने लगी। उन दोनों की आंखों में दुख तो होता, मगर वो उसे छुपाने की कोशिश करते। मैंने तो अम्मा के गुजर जाने का भी लिहाज नहीं किया, बल्कि बस हर बार उनकी खामोशी को अपनी जीत समझने लगी, जैसे मैंने बरसों की बेअतनाई का बदला ले लिया था। जरनिश अब बहुत कम बोलती, उसकी आंखों के नीचे गहरे साए पड़ गए, और हारिस के कपड़े अब से पुराने लगते। मैंने बहुत बार उसको मदद के लिए पूछा, मगर वो कुछ ना कहते। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की आंखों में जो कर्ब था वो मेरे दिल के अंदर कहीं चुभने लगा, मगर मैंने उसे फौरन अना के पर्दे में छुपा दिया। चंद हफ्ते बाद जैद खुद मेरे घर आया। उसके हाथ खाली थे, मगर चेहरे पर एक झिझक थी। तब वो शर्मिंदगी से मुझे कहने लगा कि कल हारिस की स्कूल की फीस जमा करानी है और तनख्वाह भी नहीं मिली, सोचा तुमसे थोड़े पैसे मांग लो। उस वक्त मुझसे अपनी मुस्कुराहट दबाई नहीं जा रही थी, मगर मैं उस तरह की संदिल नहीं थी जो उस पर तरस ना खाती, जैसे मुझ पे किसी ने नहीं खाया था और मुझे राहिब के हवाले कर दिया था। लेकिन अब मेरे और राहिब के बीच सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए मैंने जैद को कुछ पैसे दिया और वो चुपचाप चला गया। मेरा भाई ना जाने कैसे अपने लिए 2 वक्त की रोटी पूरा कर रहा था, मगर मैंने उसकी हर बात को हंसी में उड़ाना शुरू कर दिया। साल गुजर गया और जैद का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। वो एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता, जैनिश कपड़े सीने लगी, हाल स्कूल से निकल गया, और मैं अपनी दुनिया में मगन थी। हर महीने नए कपड़े, नई महफिलें, नए ख्वाब। चंद हफ्तों बाद जैद अपने बीवी बच्चे को लेकर मेरे पास आया और कहने लगा कि उसका वीज़ा लग गया था और वो कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब जा रहा था, इसलिए मैं उसकी बीवी और बच्चे को अपने घर के एक पोर्शन में किराए पर रहने देती, क्योंकि मेरे अलावा तो उनका मुल्क में और कोई था ही नहीं। तब भी मैंने उस पर तंज किया और जरनिश और हारिस को घर के ही एक पुराने से पोर्शन में रहने के लिए जगह दे दी, मगर मैं उनको किराए के बगैर वहाँ रहने नहीं दे सकती थी। जैद ने मुझसे वादा किया कि वो 2 महीने के अंदर अंदर मुझे सारा किराया दे देगा, और साथ ही मुझे तलकीन की कि मैं उसकी बीवी का ख्याल रखती, क्योंकि वो बीमार थी। मैंने ये पूछने की जहमत भी न की कि जनिश को क्या हुआ था, बल्कि उस वक्त मैं भूल चुकी थी कि वो मेरा सगा भाई था जो मुझ पे जान लुटाता था। बल्कि उस वक्त मुझे याद था तो सिर्फ ये कि जरनिश और हारिस के आ जाने की वजह से मेरी दुनिया ही बदल गई थी। जैद के जाने के बाद जरनिश और हारिस मेरे ही आसरे पर थे। मैं उन दोनों से जैसा चाहती सलूक करती, क्योंकि राहिब भी मुल्क से बाहर ही होता था और अब तो जैद भी चला गया था। मैं उनकी हालत देख देख के दिल ही दिल में खुश होती। मुझे लगता था कि शायद कुदरत ने उनसे ज्यादती का बदला ले लिया जो उन्होंने मेरे साथ की थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो उन दोनों की सजा नहीं बल्कि मेरी आजमाइश थी, जिसमें मैं इतनी बुरी तरह से नाकाम होने वाली थी कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अक्सर जैद जरनिश को पैसे देर से भेजता तो जरनिश मुझसे पैसे लेने आ जाती कि जब जैद उसे भेजेगा तो वो मुझे वापस कर देगी, और मैं भी माथे पे गरूर की लकीरें सजाए उसे चंद पैसे थमाती थी। मैं जानती भी थी कि जरनिश मुझसे बहुत मजबूरी में पैसे मांगती थी, मगर फिर भी मेरा गरूर ख़त्म ना हुआ।
जब जैद को सऊदी अरब गए 6 महीने गुजरे तो एक दिन हारिस रोता हुआ मेरे पास आया और मुझसे अपनी माँ के लिए पैसे मांगने लगा कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मगर उस दिन मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने गुस्से से हारिस के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार के उसे भगा दिया। वो बेचारा बार बार मेरे पास आता और अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे मांगता, मगर मैं इतनी बेहिस हो गई थी कि ना मैंने उसे पैसे दिए और ना ही उठ के जर्निश की तबीयत देखने गई। जब सारी रात गुजर गई तो सुबह घर में हारिस की चीखो पुकार मची हुई थी, क्योंकि जर्निश सारी रात खांस खांस के मर गई थी और मुझे उस वक्त भी अपने किए पे कोई पछतावा ना हुआ, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए मैं भी फूट फूट के रोने लगी। जर्निश की तदफीन के चक्कर में मुझे हारिस की फिक्र ही ना रही और वो उसी दिन से लापता हो गया। मुझे लगा शायद जैद उसे सऊदी अरब अपने साथ ही ले गया, इसलिए मैंने शुक्र किया कि दोनों का बोझ मेरे सर से तो उतरा। मगर जब चंद दिन बाद जैद ने मुझे फ़ोन किया और हारिस के बारे में पूछने लगा तो मेरे हाथ पांव फूल गए। मगर मैंने सारा इल्ज़ाम उसी पे लगा दिया कि वो कौन सा हारिस को मेरे हवाले करके गया था, इसलिए मुझे लगा कि वो उसे अपने साथ ही ले गया। तब सही मानों में मुझे दुख हुआ कि मैं हारिस के मामले में इतनी बेरहम क्यों हो गई थी। उसकी तलाश में पागल हुआ फिर रहा था जैद। उस दिन तो वो मुझसे राब्ते में रहा, मगर फिर मेरी लापरवाही देखकर और मेरा रद्द-ए-अमल देखकर उसने मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया और मैं भी सब भूल के अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। मगर फिर वो खबर सुन के मैं परेशान हो गई कि चंद माह बाद राहिब को बिजनेस में नुकसान हुआ। मैंने पहली बार राहिब को परेशान देखा। वो मुझे कहने लगा कि कुछ अरसे के लिए हमें अखराजात कम करने होंगे, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा ये आर्जी है, फिर सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ ठीक ना हुआ। महीनों में हमारा घर छोटा हो गया, नौकर चले गए और मैं खुद काम करने पे मजबूर हो गई। चंद ही महीनों में मेरे और राहिब के हालात इस हद तक खराब हो गए कि मुझे उसकी मदद के लिए घर से निकलना पड़ा और मैंने पास के एक बंगले में बच्चों को संभालने के लिए जाना शुरू कर दिया, जिसके बदले मुझे अच्छे पैसे मिल जाते। मेरा जैद से ताल्लुक बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। उस वक्त मैं भूल गई कि मेरा कोई भाई भी था। याद था तो सिर्फ इतना कि पेट भरना था और उसके लिए मेहनत करनी थी। उस बंगले की मालिकान अच्छी थी और जल्द ही मुझ पे भरोसा भी करने लगी। यूं ही उस बंगले पे काम करते मुझे कई साल गुजर गए और राहिब का कारोबार भी बेहतर होने लगा। मगर मैं वो काम छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं थे तो उन बच्चों के साथ मेरा दिल बहल जाता। इसलिए मैं हर रोज़ सुबह से शाम तक उस बंगले में पराए बच्चों की देखभाल करती। मगर मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी का एक मोड़ मेरा माजी मेरे सामने ला खड़ा करेगा। एक दिन बंगले की मालकिन के कुछ जेवर चोरी हो गए और इल्ज़ाम मुझ पे लग गया, क्योंकि वो जेवरात मेरे ही बैग से बरामद हुए। मैंने अपनी सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश की कि मैं बेकसूर थी। मैंने वो जेवरात नहीं चुराए थे, बल्कि मैं तो एक लंबे अरसे से उस बंगले में आ जा रही थी। मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं अपनी तकदीर पे आंसू बहाती थाने पहुंच गई, मगर सामने खड़े ऑफिसर को देख के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हारिस था। वो हारिस था मेरा भांजा, मेरे भाई जैद का बेटा, वही बच्चा जिसे मैंने कभी गोद में नहीं उठाया, जिसे हमेशा धत्कारा, डांटा और नफरत से दूर भगा दिया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। मुझे लगा कि शायद अब वो मुझसे अपनी सारी ज्यादतियों का बदला लेगा, मगर उसने प्यार से, शफकत से मेरा माथा चूमा। वो भी मुझे पहचान गया था और मुझे तसल्ली देने लगा कि आप फिक्र न करें, मैं जानता हूँ कि आप बेकसूर हैं। अभी तक तो उसके पास ना कोई सबूत आया और ना ही ऐसा कोई गवाह जो मुझे बेकसूर और बेगुनाह साबित कर देता। मगर फिर भी हारिस मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार था और उसने मुझे इज्जत के साथ वापस घर भेज दिया। और कुछ ही दिनों में वो केस ख़त्म करके दोबारा मुझसे मिलने आया और कहने लगा कि आज भी मुझे वो सब याद है जो कुछ आपने मेरे और मेरी माँ के साथ किया था। मगर इस सब के बावजूद भी मेरी माँ ने या मेरे बाप ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बदले में मैं आपके साथ वो सभी करूँ। उस दिन भी मैं आपके घर से इसीलिए चला गया ताकि आपके ऊपर कोई बोझ ना आए। कुछ ही दिनों बाद अब्बा ने मुझे ढूंढ लिया, मगर आप फिक्र न करें, मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि आपने उस रात मुझे अम्मा की दवाई के लिए पैसे भी नहीं दिए थे और मुझे मारा भी था। मैं नहीं जानता अब्बा ने आपको मेरे बारे में बताया था या नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे खुद से जुदा नहीं किया, बल्कि मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगे और हमेशा मुझे एक ही बात कहते कि तुम्हारी पप्पू बुरी नहीं, बस वो हालात की वजह से मजबूर हो गई थी। वो सब सुन के मैं रो दी। मेरे दिल में एक ही आवाज़ बार बार गूंजने लगी कि मैं कितनी बदबख्त थी जो अपने सगे रिश्तों को भी अपना दुश्मन समझ बैठी थी। हालांकि मेरा भाई कल भी जिस तरह मुझ पे जान छिड़कता था, आज भी वो वैसे ही मुझसे प्यार करता है। और उसका बेटा जिस पर ना जाने मैंने कब कब गुस्सा उतारा, वो तो मुझसे आज भी ऐसे ही इज्जत से बात करता है जैसे मैं उसके लिए इज्जत के लायक हूँ।
मुझे इस कदर शर्मिंदगी थी कि मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरे साथ तो सब मुखलिस ही थे। चाहे वो मेरी माँ थी, मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, मेरा शौहर था या मेरा भांजा, लेकिन मैं ही थी जिसको किसी की मोहब्बत नजर न आई। और आज इसी मोहब्बत का एहसास मुझे मेरे भांजे ने करवा दिया, जिसे कभी मैंने नज़र बंद करके देखा तक नहीं था।